हेलो, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल और अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद अहमद काज़मी, लेकर आया हूं आपका पसंदीदा कार्यक्रम नज़र दुनिया पर। मिडिल ईस्ट में दो नज़रियात का टकराव तेज़ हो रहा है। हाल ही में इजराइल की ईरान को दी गई धमकी के जवाब में इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कोर के सरबराह ने कहा है कि ईरान के खिलाफ धमकियां सिर्फ इजराइल की ज़िंदगी को छोटा करेंगी। हाल ही में मोसाद के सरबराह ने इजराइलियों और यहूदियों के खिलाफ दुनिया भर में हमलों के लिए ईरान पर इल्ज़ाम लगाते हुए कहा था कि वो तेहरान के दिल में सबसे ऊंची सतह के टारगेट को निशाना बनाएगा। उधर अमेरिका ने कहा है कि कैदियों की अदला बदली के ईरान के साथ हुए समझौते के तहत ईरान को $6 अरब जल्द पहुंचने वाले हैं। ईरान के प्रेसिडेंट ने सऊदी अरब के बादशाह और क्राउन प्रिंस को खास खत भेजकर ताल्लुकात बेहतर करने के तरीकों पर चर्चा की है। खबरें काफ़ी अहम हैं, आखिर तक जरूर देखें। अगर आपने अभी तक मीडिया स्टार वर्ल्ड यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और घंटी दबाना ना भूलें ताकि हमारी हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। ईरान के इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कोर IRGC के सरबराह मेजर जनरल हुसैन सलामी ने इजराइल को धमकी दी है कि ईरान के खिलाफ धमकियां सिर्फ इजरायली हुकूमत की जिंदगी को छोटा करेंगी। हाल ही में इजरायली जासूसी एजेंसी मोसाद के सरबराह डेविड बर्निया ने ईरान पर दुनिया भर में इजराइल के इंटरेस्ट पर हमले की साजिश रचने का इल्जाम लगाते हुए सीनियर ईरानी जिम्मेदारों के कत्ल की धमकी दी थी। उन्होंने दावा किया था कि तेल अवीव तेहरान के दिल पर हमला करने के लिए तैयार है। प्रेस टीवी के मुताबिक मेजर जनरल हुसैन सलामी ने कल तेहरान में साइबर स्पेस के मैदान में सरगर्म जिम्मेदारों के एक ग्रुप के साथ मुलाकात के दौरान ये बात कही। उन्होंने कहा कि ज़ायोनी कई मुश्किलात का सामना कर रहे हैं और उनके गिरने के साफ इशारे हैं, इसलिए उन्होंने खोखली बयानबाजी और हमारे कमांडरों के कत्ल की धमकियों का सहारा लिया है। सलामी ने धमकी भरे अंदाज में कहा कि अगर आपके पिछले कातिलाना हमलों ने आपकी सिक्योरिटी बढ़ा दी हो तो आगे बढ़ें। इजरायली जिम्मेदारों को खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि हालांकि पता होना चाहिए कि अगर आप ईरान की सिक्योरिटी के खिलाफ खतरा पैदा करते हैं तो हमारे पास ज़्यादा ऑप्शंस होंगे और आपकी ज़िंदगी छोटी हो जाएगी। आपको बता दूं कि ईरान के सुप्रीम लीडर सैयद अली खामेनेई ने 2015 में कहा था कि इजराइल अपने वजूद के आने वाले 25 साल नहीं देख सकेगा, यानी 2040 से पहले ही इजराइल ख़त्म हो जाएगा। हाल के महीनों में इजराइल में जुडिशल ओवरऑल पर बढ़ने वाले इख्तलाफात के बाद उन्होंने कहा है कि इजराइल को जाने की जल्दी है और अब वो और जल्दी ख़त्म हो जाएगा। IRGC के सरबराह सलामी ने आगे कहा कि ईरान पिछले 45 वर्षों में दुश्मन की तकरीबन सभी तबाहकारी और खतरनाक पॉलिसियों को नाकाम करने में कामयाब रहा है, जबकि अमेरिका अपने दोस्तों को सपोर्ट करने में भी नाकाम रहा है। अफगानिस्तान, सीरिया, लेबनान और इराक में होने वाली जंगों से पता चलता है कि फौजी ऑप्शंस अब उनके यानी अमरीकियों के लिए प्रैक्टिकल हल नहीं है और इस इलाके में कठपुतली सरकारें कायम करने की उनकी साजिश नाकाम हो गई है। वे इजराइल को पूरा सपोर्ट भी नहीं दे सकते और ये कमजोरी कुछ हद तक दिलचस्पी की कमी में बदल गई है। उन्होंने कहा कि इजरायली आहिस्ता आहिस्ता लगातार अमरीकी सपोर्ट की उम्मीद खो रहे हैं। सलामी ने आगे कहा कि दुश्मन अब ईरान को फौजी हमलों और पाबंदियों से नहीं डरा सकते, क्योंकि ईरान पर 10 साल से लगाई गई पाबंदियों ने हकीकत में टेक्नोलॉजी, इनोवेशन और सोशल मैनेजमेंट में मुल्क की तरक्की के लिए रास्ता हमवार किया है। उन्होंने दावा किया कि ईरान ने पाबंदियों के बावजूद स्पेस में सैटेलाइट लॉन्च किए हैं, बिजली कारखाने, बांध, सड़कें और रेलवे लाइनें बनाई हैं और बड़े पेट्रोकेमिकल प्रोजेक्ट शुरू किए हैं। ये फैक्ट्स बताते हैं कि ईरान एक हकीकी ताकत है जिसे किसी भी बड़ी ताकत के सामने झुकने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता। उन्होंने जोर देते हुए कहा कि ईरान को अलग थलग करने और मुल्क में गड़बड़ी फैलाने की दुश्मनों की सभी साजिशें नाकाम हो गई हैं। आपको बता दूं कि कई महीनों तक अमेरिकी प्रेसिडेंट जो बाइडन के जरिए दूरी बनाए रखने की तकलीफ झेलने के बाद इजरायली प्राइम मिनिस्टर बेंजामिन नेतन्याहू आखिरकार अगले हफ्ते व्हाइट हाउस में नहीं बल्कि यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के मौके पर उनसे मिलेंगे। वाशिंगटन ने तेल अवीव की कई पॉलिसीज पर अक्सर बेचैनी जाहिर की है, जिसमें जुडिशल ओवरऑल के जरिए बड़ी तब्दीलियां करने का प्लान और कब्जे वाले वेस्ट बैंक में फिलिस्तीनियों के खिलाफ बढ़ते जुल्म शामिल हैं। हमने आपको बताया था कि 10 सितंबर को इजराइल की खुफिया एजेंसी मोसाद के सरबराह डेविड बर्निया ने ईरान को धमकी दी थी कि अगर इजरायलियों और यहूदियों को टेररिज्म से नुकसान पहुंचाया गया
तो ईरान के सबसे ऊंचे टारगेट को निशाना बनाया जाएगा। बर्निया ने दावा किया था कि ईरान ने दुनिया भर में टेररिज्म को बढ़ावा दिया है। इजराइल ने ईरान की तरफ से साल भर में 27 हमले नाकाम किए हैं। अगर इजरायलियों और यहूदियों को निशाना बनाया गया तो इजराइल तेहरान के दिल में जवाबी हमला करेगा। साथ ही उन्होंने कहा था कि रूस ईरान को ऐसे हथियार भेज सकता है जो इजराइल के वजूद को खतरे में डाल देंगे। डेविड बर्निया ने ईरान के लीडर्स को धमकी दी थी कि अगर दुनिया भर में ईरान सरकार के जरिए बढ़ते हुए टेररिस्ट हमलों के तहत इजरायलियों या यहूदियों को नुकसान पहुंचाया गया तो उन्हें इसकी सीधी कीमत चुकानी होगी। उन्होंने आयतुल्लाह खामेनेई की तरफ इशारा करते हुए कहा था कि टेररिस्ट हमले लीडर के सियासी हुक्म के मुताबिक कराए जा रहे हैं। मोसाद के सरबराह डेविड बर्निया ने साथ ही कहा था कि ईरान की खुशकिस्मती है कि उनकी टेररिस्ट कोशिशों को नाकाम कर दिया गया है, क्योंकि अभी तक हम सिर्फ हमलों में शामिल लोगों और उन्हें भेजने वालों तक ही पहुंच पाए हैं। इसी बीच अमेरिकी फॉरेन मिनिस्ट्री के स्पोक्सपर्सन मैथ्यू मिलर का कहना है कि ईरान की फ्रीज हुई रकम आने वाले कुछ दिनों में कतर में आखिरी डेस्टिनेशन पर ट्रांसफर किए जाने की उम्मीद है। कल एक प्रेस ब्रीफिंग में बोलते हुए मिलर ने इस लेन देन की तफसील नहीं बताई और सिर्फ इतना कहा कि ये रकम साउथ कोरिया से यूरोप के बैंकों के जरिए आखिरकार कतर में इन बैंक खातों में चली जाएगी। इस सवाल के जवाब में कि ईरान के पास अब कितनी रकम है जो भारत, तुर्की, जापान और साउथ कोरिया में रखी हुई है और वो कितना खर्च कर सकता है, उन्होंने कहा कि अमेरिका के पास खातों की सही तफसील नहीं है और ये भी मालूम नहीं है कि उस रकम का इस्तेमाल कैसे किया जा रहा है। हालांकि अमेरिकी स्पोक्सपर्सन ने साफ किया कि वाशिंगटन के पास ये नतीजा निकालने के लिए जानकारी है कि अरबों डॉलर खर्च किए गए हैं, कुछ मामलों में तो पूरी रकम खर्च हो चुकी है। साथ ही उन्होंने कहा कि वाशिंगटन को कतर में खातों की पूरी जानकारी है और अगर वो देखता है कि ईरान ऐसी कार्रवाई करने की कोशिश कर रहा है जो दोनों मुल्कों के बीच समझौते की खिलाफ वर्जी है और अमेरिकी पाबंदियों के खिलाफ है तो वो उन्हें बंद करने की सलाहियत रखते हैं। उन्होंने कहा कि मैं सटीक तकनीकी डिटेल में नहीं जा रहा हूं, लेकिन आगे से इस खाते तक ईरान की पहुंच को रोकने के लिए हमारे पास पूरी सलाहियत है। मंडे को प्रेसिडेंट जो बाइडेन की हुकूमत ने वाशिंगटन की तरफ से पाबंदियों के बारे में कोई फिक्र किए बिना इंटरनेशनल बैंकों को साउथ कोरिया से कतर में 6 अरब डॉलर की ईरानी रकम ट्रांसफर करने के लिए छूट का ऐलान किया था। इससे पहले ट्यूसडे को जारी रिपोर्ट में कहा गया था कि बाइडेन सरकार अमेरिका में पकड़े गए 5 ईरानी शहरियों को रिहा करने पर भी राजी हो गया है। 5 ईरानी कैदियों की पहचान मेहरदाद मोइन अंसारी, काबिज अत्तार काशानी, रजा सरहंगपुर कोफरानी, अमीन हसनजादे और कावे लुत्फुल्ला अफरासियाबी के तौर पर की गई है। रिपोर्ट में कहा गया है कि फॉरेन मिनिस्टर एंटनी ब्लिंकन ने पिछले हफ्ते के आखिर में पाबंदियों में छूट देने के सिलसिले में दस्तावेज पर दस्तखत किए थे, जिसके एक महीने बाद अमेरिकी और ईरानी अफसरों ने कहा कि इस मामले पर उसूली तौर पर समझौता हो गया है। ट्यूसडे को अमेरिकी टेलीविजन चैनल एनबीसी के साथ इंटरव्यू में ईरानी प्रेसिडेंट इब्राहिम रईसी ने हाल ही में जारी रकम पर तेहरान के पूरे हक पर जोर देते हुए कहा था कि ये ईरान है जो तय करता है कि पैसा कैसे खर्च किया जाएगा। जहां भी हमें इसकी ज़रूरत हो हम उसे खर्च कर सकते हैं। उधर सऊदी अरब के शाह सलमान बिन अब्दुल अजीज और क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान को ईरानी प्रेसिडेंट इब्राहिम रईसी की तरफ से एक अहम खत मिला है, जिसमें उन्होंने आपसी ताल्लुकात और उन्हें बेहतर बनाने के तरीकों पर बात की है। अल अरेबिया के मुताबिक सऊदी प्रेस एजेंसी ने आज बताया है कि डिप्टी फॉरेन मिनिस्टर वलीद अल खरीजी को सऊदी अरब में ईरानी एम्बेसडर अली रजा इनायती के जरिए रियाज में एक रिसेप्शन के दौरान खत मिले हैं। एसपीए ने बताया है कि रिसेप्शन के दौरान अल खरीजी ने ईरानी एम्बेसडर का खैर मकदम किया और उनकी नई जिम्मेदारियों में कामयाब होने की दुआ की। इनायती 5 सितंबर को एम्बेसडर के तौर पर रियाज पहुंचे थे। सऊदी फॉरेन मिनिस्ट्री में एशियाई मामलों के डिपार्टमेंट के मैनेजिंग डायरेक्टर मोहम्मद अल मतराफी भी इस मौके पर मौजूद थे। इसी साल मार्च के शुरू में चीन की मीडिएशन के नतीजे में ईरान और सऊदी अरब ने 7 साल के बाद ताल्लुकात नॉर्मल करने का फैसला किया था। उसके बाद दोनों मुल्कों के फॉरेन मिनिस्टर्स एक दूसरे मुल्कों का दौरा कर चुके हैं और तेहरान और रियाद में दोनों मुल्कों के एम्बेसडर्स भी
तैनात किए जा चुके हैं। 2016 में सऊदी अरब में एक मजहबी रहनुमा आयतुल्लाह निम्र बाकर अल निम्र को मौत की सजा देने के बाद ईरान की राजधानी तेहरान और मशहद में प्रोटेस्ट हुए थे। इस दौरान तेहरान में सऊदी एम्बेसी पर भीड़ ने हमला कर दिया था, जिसके बाद दोनों मुल्कों के ताल्लुकात खत्म हो गए थे। दोनों मुल्क 20 साल पहले दस्तखत किए गए सिक्योरिटी और कारोबार के समझौतों को लागू करने पर भी राजी हुए हैं। इसी बीच अमेरिकी बिजनेस मैगजीन फोर्ब्स के मुताबिक पूर्वी लीबिया के दरना शहर के अफसरों का अंदाजा है कि बाढ़ से मरने वालों की तादाद 20,000 तक पहुंच सकती है। वहां इंटरनेशनल मदद पहुंचनी शुरू हो गई है और बीमारियों के फैलने के चांसेस को देखते हुए बचाव टीमें डेड बॉडीज को बरामद करने में मदद की अपील कर रही हैं। दरना शहर के मेयर अब्दुल मेनम अल गैसी ने कल सऊदी न्यूज़ चैनल अल अरेबिया को बताया कि दरना शहर में 18,000 से 20,000 लोगों की मौत हो सकती है। आपने देखा कि ईरान इजराइल को साफ ललकार रहा है कि अगर ईरान के खिलाफ उसने धमकियों पर अमल किया तो जवाबी कार्रवाई इतनी जोरदार होगी कि इजराइल की जिंदगी छोटी हो जाएगी। अब अमेरिका भी इजराइल की पहले जैसी मदद नहीं कर पा रहा। अमेरिका ने मजबूरन ईरान को साउथ कोरिया से फंड्स पहुंचने की बात कही है। अभी ईरान और अमेरिका में एक दूसरे के कैदी मौजूद हैं, जिन्हें समझौते के तहत रिहा किया जाना बाकी है। मीडिया स्टार वर्ल्ड लगातार नजर बनाए हुए है। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। आज का एपिसोड कैसा लगा कमेंट्स में जरूर लिखें। थैंक यू, धन्यवाद, शुक्रिया। जय भारत, जय हिंद। मीडिया स्टार वर्ल्ड के और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और सीधे नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं। और अगर हमारी खबर सच्ची और अच्छी लगे तो अपने व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर अकाउंट पर जरूर शेयर करें।